नमस्कार। भारत के आस पड़ोस में पिछले कुछ समय से देखें तो काफी कुछ चल रहा है। काफी उथल-पुथल मची हुई है। हाँ, बिल्कुल। नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, हर तरफ से कुछ न कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, अक्सर चिंता बढ़ाने वाली। सही कहा। आज हमारे सामने कुछ विश्लेषण और नोट्स हैं जिनका शीर्षक है भारत की क्षेत्रीय चुनौतियों और रणनीतिक सबक। तो हम कोशिश करेंगे कि इन अलग-अलग घटनाओं और संकटों के पीछे जो पैटर्न्स हैं उन्हें समझें जी। और देखें कि भारत अपनी विदेश नीति, अपनी सुरक्षा नीति के लिए इनसे क्या ठोस सबक ले सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सवाल तो यही है कि ये जो माहौल बदल रहा है, जो अक्सर अस्थिर सा लगता है, इसमें भारत अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखे और क्या इन चुनौतियों में कोई अवसर भी है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो चलिए इस जटिल तस्वीर को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। जी। ये सिर्फ घटनाओं को गिनना नहीं है, बल्कि उन बिंदुओं को पकड़ना है जो भारत की रणनीतिक सोच को शायद कोई दिशा दे सके। बिल्कुल, क्या बड़ी सीख है इन सबसे। हाँ, वही जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत नेपाल से करते हैं। सितंबर 2025 में वहाँ एक बड़ा संकट हुआ था। हाँ, वो सोशल मीडिया बैन वाला मामला। बिल्कुल, सरकार ने कोई 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया और उसके बाद जो जेनजी है, मतलब युवा पीढ़ी, वो सड़कों पर उतर आई। विरोध काफी हिंसक हो गए और दुखद है, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं 19 से ज्यादा जानें भी गईं। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक तरह से। हाँ, पूरे क्षेत्र के लिए। और देखिए, ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद पहले जिसे अनदेखा किया जा रहा था, उस सच्चाई को सामने लाती है। क्या स्रोत साफ इशारा करते हैं कि डिजिटल आजादी, खासकर युवाओं के लिए, वो अब सिर्फ कोई सुविधा नहीं रही। अच्छा। वो एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार बन चुकी है, ऐसा लगता है। और इसे दबाने की कोशिश करना, चाहे कोई भी तर्क हो, वो बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है। सही है, ये तो हर जगह दिख रहा है आजकल। हाँ, ये एक वैश्विक ट्रेंड है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ मतलब मनोरंजन या अपनी बात कहने की आजादी का ही मामला है, या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत बताते हैं कि ये युवाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। सोशल मीडिया उनके लिए एक अहम जरिया बन गया है, बातचीत करने का, संगठित होने का, अपनी आवाज उठाने का। तो जब आप उस जरिए को बंद करते हैं, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर रहे हैं, आप उनकी भागीदारी का एक रास्ता रोक रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए एक अहम सबक ये है, और ये भारत के लिए भी उतना ही लागू होता है, कि सरकारों को युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा। जैसे रोजगार की चिंताएं, डिजिटल अधिकार या फिर राजनीति में उनकी भूमिका, इन सबको उन्हें नजरअंदाज करने का खतरा अब बहुत बढ़ गया है। और इस पूरे मामले में भारत की प्रतिक्रिया कैसी रही थी? क्या सूत्रों में इसका जिक्र है? हाँ है। सूत्रों के मुताबिक भारत की प्रतिक्रिया काफी सधी हुई थी, संयमित। अच्छा। भारत ने सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं लिया, बस चिंता जाहिर की और बातचीत, शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। ये दिखाता है कि पड़ोसी देशों के जो अंदरूनी संकट होते हैं, उनमें सीधे दखल देने या किसी एक तरफ खुलकर खड़े होने के बजाय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हाँ, वो कूटनीतिक संतुलन, ये साधना मुश्किल होता है कई बार, लेकिन लंबी अवधि में शायद यही ज्यादा टिकाऊ रणनीति होती है। जल्दबाजी में पक्ष लेना वो उल्टा पड़ सकता है। हाँ, ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जरा बांग्लादेश की तरफ देखते हैं। अगस्त 2024 में वहां जो हुआ वो भी कम नाटकीय नहीं था। बिल्कुल, शेख हसीना का जाना। हाँ, शेख हसीना की सरकार हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद गिर गई और उन्हें, जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत आना पड़ा। जी। इससे तो बांग्लादेश का पूरा राजनीतिक नजारा ही बदल गया। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। और यहाँ से भारत के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और शायद थोड़ा कड़वा सबक निकलता है। क्या सबक? जिस पर कई स्रोत जोर दे रहे हैं, वो ये कि अपनी कूटनीतिक पहुंच को सिर्फ शीर्ष नेताओं तक ही सीमित ना रखें। अच्छा। उसे ज्यादा व्यापक बनाएं। किसी एक व्यक्ति पर या एक पार्टी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है, जैसा इस मामले में देखा। जरूरत इस बात की है कि भारत बांग्लादेश के पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़े, सिविल सोसाइटी से और संस्थागत स्तर पर रिश्ते मजबूत करे। लेकिन क्या नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना कूटनीति का हिस्सा नहीं है? वो जरूरी नहीं होता? जरूरी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। अच्छा। व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण हैं, पर अगर वो जमीनी हकीकत से कटे हों या संस्थागत समर्थन ना हो, तो वो अचानक बदल सकते हैं।
एक दिलचस्प बात जिस पर स्रोत इशारा करते हैं वो ये है कि शेख हसीना के प्रति जो भारत का कथित समर्थन था, हाँ, उसकी वजह से बांग्लादेशी आबादी के एक हिस्से में जो उन्हें शायद सत्तावादी मानता था, उनमें भारत विरोधी भावनाएं भी पनपी। ओहो, तो ये दिखाता है कि अगर किसी नेता की लोकप्रियता कम हो रही हो या उन पर अलोकतांत्रिक होने के आरोप हों, तो उनका आंख बंद करके समर्थन करना भारत के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बात और, सूत्रों में ये भी आ रहा है कि भारत भी इस बदलाव की रफ्तार से थोड़ा हैरान रह गया था। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। इससे पता चलता है कि शायद जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाने में या राजनीतिक बदलाव कितनी तेजी से आ सकते हैं, इसे समझने में कुछ कमी रही। ये बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत को दिखाता है और साथ ही अलग-अलग राजनीतिक परिदृश्यों के लिए पहले से तैयार रहने की, जिसे सिनारियो प्लानिंग कहते हैं। हाँ, वो जरूरी है। बिल्कुल। पड़ोसी देशों में राजनीतिक हवा किधर बह रही है, इसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब श्रीलंका की बात करते हैं। कुछ साल पहले वहाँ एक बड़ा आर्थिक संकट आया था। हाँ, 2022 का संकट। 2022 में जो हुआ, सॉवरेन डिफॉल्ट हो गया, राजनीतिक अराजकता फैली। वो सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी थी। हाँ, एक चेतावनी की तरह था। और वो हम्बनटोटा बंदरगाह का 99 साल के लिए चीन को पट्टे पर दिया जाना, वो तो एक प्रतीक ही बन गया। सही कहा। श्रीलंका का अनुभव और खास तौर पर हम्बनटोटा का मामला, जिसे कई स्रोत उठाते हैं, वो अस्थिर और गैर पारदर्शी कर्जों के खतरों को बहुत साफ दिखाता है, जिसे आमतौर पर कर्ज का जाल या डेट ट्रैप कहते हैं। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो भारत के लिए क्या सबक है इसमें? यहाँ दोहरा सबक है। पहला, खुद ऐसे कर्जों के जाल से बचना। हाँ? और दूसरा, अपने पड़ोसी देशों को भी ऐसी शिकारी कर्ज प्रथाओं, प्रेडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस के जो लंबे समय में नुकसान होते हैं, उनके बारे में समझने में मदद करना। लेकिन ये संकट भी तो अचानक नहीं आया था, है ना? स्रोत तो यही बताते हैं कि संकेत पहले से मिल रहे थे। बिल्कुल, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। स्रोत बताते हैं कि ये सालों से पनप रहा था। क्या संकेत थे? बढ़ता हुआ कर्ज और जीडीपी का अनुपात, विदेशी मुद्रा भंडार का लगातार कम होना और अर्थव्यवस्था का कुछ ही चीजों पर, जैसे पर्यटन पर, बहुत ज्यादा निर्भर होना। यहाँ भारत के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी है और सबक भी। कैसे? हमें पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट के जो शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं, उनको पहचानने के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली बनानी चाहिए। सिर्फ संकट आने पर प्रतिक्रिया देना काफी नहीं है, उसे रोकने में मदद करना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उसे रोकने में मदद करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और क्या भारत ने इस संकट के दौरान कुछ किया था? कोई भूमिका निभाई? हाँ, निभाई थी। और ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन की सहायता दी थी, जिसमें क्रेडिट लाइन वगैरह शामिल थी। अच्छा, काफी बड़ी मदद थी ये। हाँ, सूत्रों के अनुसार ये सिर्फ एक पड़ोसी धर्म निभाने जैसा नहीं था। इसने ये भी दिखाया कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, हाँ, उसके सामने भारत एक वैकल्पिक और शायद ज्यादा भरोसेमंद आर्थिक भागीदार बन सकता है। ये भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है, उसको जमीन पर उतारने जैसा था। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वहाँ तो तनाव का माहौल अक्सर बना ही रहता है। हाँ, वो तो है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई, वो एक बेहद दुखद घटना थी। बहुत दुखद। और इसने भारत पाकिस्तान तनाव को फिर से बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया था। इसके जवाब में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और सेना को पूरी छूट देने की बात कही। ये स्थिति तो बहुत बहुत गंभीर हो गई थी। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ था। यहाँ एक क्लासिक दुविधा सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। क्या दुविधा? एक तरफ देश के अंदर से आतंकवाद पर कड़ी जवाबी कार्रवाई का भारी दबाव होता है। हाँ, वो तो होता ही है। दूसरी तरफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को बहुत सावधानी से तौलना पड़ता है, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए। और सबसे बड़ा डर, परमाणु टकराव का खतरा। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत की जो प्रतिक्रियाएं थीं, उनसे जो सबक मिला, वो शायद यही था कि सीमित और नपीतुली जवाबी कार्रवाई उससे काम चल सकता है। हाँ, उससे घरेलू जनमत को संतुष्ट किया जा सकता है, बिना बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े। हाँ। लेकिन ये संतुलन साधना, ये हमेशा बहुत मुश्किल होता है, बहुत नाजुक। और ये सिंधु जल संधि का निलंबन
ये कितना प्रभावी कदम था और इसके क्या मायने हैं? सिंधु जल संधि का निलंबन एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये दशकों पुरानी संधि है। हाँ। स्रोत इसे इस नजरिए से देखते हैं कि जल संसाधन, पानी, एक शक्तिशाली कूटनीतिक हथियार बन सकता है, खासकर उन देशों के खिलाफ जो नदी के निचले हिस्से में हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही किया जा सकता है। इस तनाव के माहौल में क्या कोई सकारात्मक पहलू भी था भारत के लिए? एक सकारात्मक पहलू जो स्रोत उजागर करते हैं वो ये था कि इस दौरान भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन मिला। अच्छा। ये दिखाता है कि किसी भी एक तरफा कार्रवाई से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना, गठबंधन बनाना, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये भारत की कूटनीतिक पहुंच की सफलता भी दिखाता है। और यहां हम फिर स्पष्ट कर दें कि हम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब म्यांमार पर आते हैं। वहां 2021 में जो सैन्य तख्तापलट हुआ, उसके बाद से लगातार अस्थिरता बनी हुई है। हाँ, और वो संकट अभी भी जारी है। ये संकट भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है ना? बिल्कुल। और वहां से जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनका मुद्दा भी तो है। हाँ, म्यांमार का संकट कई परतों वाला है। एक तरफ वहां लोकतंत्र की बहाली का सवाल है, दूसरी तरफ भारत की अपनी सुरक्षा और आर्थिक हित हैं, एक्ट ईस्ट नीति से जुड़े हुए। और जैसा आपने कहा, शरणार्थी संकट, वो भी एक बड़ी मानवीय और सुरक्षा चुनौती है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 70,000 म्यांमार शरणार्थी भारत में हैं। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे ये जरूरत पैदा होती है कि भारत एक स्पष्ट और व्यापक शरणार्थी नीति बनाए, जो मानवीय जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाए। म्यांमार को लेकर भारत का रवैया कैसा रहा है? मतलब क्या भारत ने जुंटा का विरोध किया है या उनसे बातचीत जारी रखी है? सूत्रों के अनुसार भारत ने यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता अपनाया है, प्रैग्मेटिक अप्रोच जिसे कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? भारत ने सैन्य जुंटा के साथ बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा का मामला है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की बात है। ये सब व्यावहारिक हित जुड़े हैं। लेकिन साथ ही भारत ने लोकतंत्र समर्थक जो ताकतें हैं, उनका समर्थन भी किया है। तो दोनों तरफ? हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि वास्तविक दुनिया की कूटनीति अक्सर आदर्शवादी सिद्धांतों और जमीनी हकीकतों के बीच संतुलन साधने का नाम है। सही है। कभी-कभी कठोर वैचारिक रुख अपनाने की बजाय लचीला और अपने हितों पर आधारित रवैया ज्यादा कारगर होता है। लेकिन इस अस्थिरता का भारत पर सीधा असर भी तो पड़ रहा होगा, सीमा पर। हाँ, बिल्कुल। म्यांमार की अस्थिरता का सीधा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। कैसे? स्रोत बताते हैं कि सीमा पार से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी बढ़ी है, और जो विद्रोही गुट हैं, उनको भी वहां पनाह मिल सकती है। इसलिए म्यांमार में स्थिरता भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी की चिंता नहीं है, ये अपनी आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। अच्छा, ये सारी चुनौतियां और संकट तो हमने देखे। क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां भारत के संबंध मजबूत और भरोसेमंद रहे हों? हमारे सूत्रों में फ्रांस का जिक्र है। हाँ, और ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो एक स्थायी और भरोसेमंद रणनीतिक संबंध बनाने के मामले में कई सकारात्मक सबक देती है। जैसे कि खासतौर पर राफेल विमानों की समय पर डिलीवरी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, चीन के साथ सीमा पर तनाव जैसे जो संकट आए, हाँ, उस दौरान फ्रांस का लगातार और मुखर समर्थन, ये चीजें दिखाती हैं कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार का क्या महत्व होता है। फ्रांस की साझेदारी में ऐसा क्या खास है जो इसे शायद दूसरों से अलग बनाता है? एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उजागर करते हैं, वो है फ्रांस की उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने की इच्छा। अच्छा। कई अन्य देश इस मामले में काफी प्रतिबंधात्मक रवैया अपनाते हैं, लेकिन फ्रांस वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त विकास में ज्यादा खुलापन दिखाता है, ऐसा लगता है। यह भारत को सिखाता है कि उन देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सिर्फ हथियार बेचने में नहीं, बल्कि वास्तविक क्षमता निर्माण में भागीदार बनने को तैयार हों। ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा आतंकवाद जैसे मुद्दों पर फ्रांस का भारत को समर्थन और हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच बढ़ता नौसैनिक सहयोग,
ये सब दिखाता है कि कैसे समान विचारधारा वाले देश साझा चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। तो हमने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और फ्रांस के उदाहरण देखे। इन अलग-अलग मामलों से जो सबक निकल रहे हैं, क्या हम उन्हें एक साथ जोड़कर कुछ बड़े रणनीतिक सिद्धांतों या थीमों की पहचान कर सकते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? बिल्कुल। अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें तो कुछ बड़े और महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी संकट भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अच्छा, वो कैसे? इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्ति गुट से बंधा नहीं है और अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। अलग अलग देशों के साथ विविध संबंध बनाए रखने की ये जो क्षमता है, वो संकट के समय भारत को लचीलापन देती है, विकल्प देती है। रणनीतिक स्वायत्तता और बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट, ये शब्द अक्सर सुने जाते हैं। क्या आप इन्हें थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। रणनीतिक स्वायत्तता का सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी बाहरी दबाव में या किसी गठबंधन की मजबूरी में नहीं। ठीक है। बहुसंरेखण इसी का एक तरीका है, यानी दुनिया की अलग अलग शक्तियों से, अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप हो या कोई और, जरूरत और मुद्दे के हिसाब से संबंध बनाना, बिना किसी एक का स्थायी सहयोगी बने। स्रोत बताते हैं कि ये जो जटिल और अस्थिर दुनिया है, उसमें भारत के लिए शायद यही सबसे व्यवहारिक रास्ता है, क्योंकि ये हमें हर किसी से बात करने और अपने हितों को आगे बढ़ाने की गुंजाइश देता है। दूसरा बड़ा थीम जो उभरता है वो है लगभग सभी पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग और सुरक्षा चिंताओं के बीच का तनाव। हाँ, ये तो दिखता है। व्यापार और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमा विवाद, आतंकवाद या किसी देश की आंतरिक अस्थिरता जैसी जो सुरक्षा चिंताएं हैं, वो अक्सर इन पर हावी हो जाती हैं। सही है। इन दोनों के बीच संतुलन साधना एक निरंतर चुनौती है। और क्या इन संकटों को टाला जा सकता था? क्या इनमें कोई चेतावनी छिपी है भविष्य के लिए? हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण सबक है। कई स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इनमें से बहुत से संकटों को या कम से कम उनकी गंभीरता को शुरुआती हस्तक्षेप और निवारक कूटनीति, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के जरिए कम किया जा सकता था। मतलब ये कि भारत को सिर्फ संकट होने पर प्रतिक्रिया देने, रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट के बजाय समस्याओं को पहले ही भांपने और उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बेहतर निगरानी प्रणाली चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत, विश्वास बहाली के उपाय, इन सब में निवेश करने की जरूरत है। सिर्फ इंतजार नहीं करना है कि कुछ हो। चौथा, एक और दिलचस्प पैटर्न जो दिखता है वो ये है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं, हाँ, वे संकटों का सामना करने में ज्यादा लचीलापन यानी रेजिलियंस दिखाते हैं। अच्छा? स्रोत ये सुझाव देते हैं कि भारत को पड़ोसी देशों में सिर्फ सरकारों से नहीं, बल्कि वहां की संस्थाओं, सिविल सोसाइटी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में भी मदद करनी चाहिए। ये भारत के हित में कैसे है? ये भारत के हित में भी है, क्योंकि स्थिर और लोकतांत्रिक पड़ोसी देश वो भारत के लिए भी बेहतर होते हैं। अस्थिरता का असर तो हम पे भी पड़ता है। और अंत में एक और बात, भारत का आकार, उसकी क्षमताएं, वो उसे स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में एक नेतृत्व की भूमिका में रखती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत चेतावनी देते हैं कि इस नेतृत्व का प्रयोग छोटे पड़ोसी देशों की संप्रभुता और उनकी चिंताओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट नीति सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पड़ोसी देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने और उनकी संप्रभुता का वास्तविक सम्मान करने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज हमने भारत की क्षेत्रीय चुनौतियों और रणनीतिक सबक पर आधारित इन स्रोतों का काफी गहराई से विश्लेषण किया। जी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार के हालिया संकटों से ये तो साफ है कि भारत का पड़ोस आने वाले समय में भी शायद अशांत और अप्रत्याशित बना रह सकता है। हाँ, इसकी संभावना तो है। इसके लिए भारत को एक ऐसी विदेश नीति की जरूरत होगी जो अनुकूलनीय हो, लचीली हो, सिद्धांतों पर आधारित हो और साथ ही व्यवहारिक भी हो। बिल्कुल सही। इन सब का संतुलन जरूरी है। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। बताइए। क्योंकि ये स्रोत बार बार संस्थागत लचीलेपन और निवारक कूटनीति की जरूरत पर बल दे रहे हैं। तो क्या भविष्य में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है कि कैसे जो मौजूदा क्षेत्रीय मंच हैं, जिनका जिक्र शायद सीले स्रोतों में न हो, जैसे सार्क या बिम्स्टेक, उनको सामूहिक रूप से मजबूत किया जाए? क्या ये मंच मिलकर ऐसी
ऐसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित कर सकते हैं या पूरे दक्षिण एशिया में संस्थागत लचीलेपन को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ द्विपक्षीय से आगे बढ़कर। हाँ, ये शायद सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर रहने से एक कदम आगे बढ़ने का तरीका हो सकता है। और ये विचार ये इन स्रोतों के विश्लेषण से ही उभरता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। जी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।